हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इनसाइट। आज हम अपने इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस अ क्रूशियल टूल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग। सो बेफिक्र रहें, आज हम आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इस टॉपिक को और इसकी एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से समझाएंगे। सो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी से। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चे? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिन सब क्वांटिटीज को हम माप सकते हैं वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑल द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम चल रहे हैं बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमेशा उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, दूसरा उसका यूनिट होता है। ठीक है, और जो यूनिट है वो फंडामेंटल है कि डेराइव्ड है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अब उसको देखते हैं। तो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी होती हैं? ये वो क्वांटिटी है जो अपने आप को इंडिविजुअली रिफ्लेक्ट करती है, किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। और जो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है? वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनती है। हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल हैं और ये 7 हैं। सबसे पहली क्वांटिटी मास, दूसरी है लेंथ, देन टाइम, देन टेम्परेचर, देन करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब डेराइव क्वांटिटी कैसी रहेगी? जैसे हम वेलोसिटी को लिखते हैं तो वेलोसिटी को हम लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और स्पीड को हम लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, और जो टाइम है वो वैसे ही फंडामेंटल है यहाँ पे। तो ऐसे दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल के जो क्वांटिटी बनेगी उसको हम डेराइव्ड यूनिट बोलेंगे। तो इसके बाद हमारा जैसे कि चैप्टर का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें जो टर्म है डायमेंशन, वो क्या चीज़ है? हम जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखने की कोशिश करते हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ पावर्स आ जाती हैं। जैसे हम बात करें एरिया, तो एरिया को हम अगर फंडामेंटल टर्म्स में लिखने की कोशिश करें तो वो लेंथ इंटू लेंथ होता है। तो यहाँ पे आ जाती है बच्चे लेंथ की पावर 2, एल स्क्वायर हो जाता है। तो ये जो पावर लिखी हुई है ना फिजिकल क्वांटिटी की, इसको हम डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये फॉर्मूला है, अब जब भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो हमने उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है, बिना स्क्वायर ब्रैकेट के नहीं लिखना है। तो ये जो फॉर्मूला जिसमें हम डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे? उस फॉर्मूले का हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। आई होप इन क्वांटिटीज की जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गई है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको किसी क्वांटिटी में डाउट है, कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। तो आगे चलते हैं, अब हम कुछ क्वांटिटीज के आपको डायमेंशन बना के दिखाएंगे, उसको डायमेंशनल फॉर्मूला की टर्म में लिख के दिखाएंगे। तो समझते हैं कैसे इसको लिखेंगे। अब देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला की डेफिनेशन आपको क्लियर है, अब इसको बनाना कैसे है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है मोमेंटम का। तो सबसे पहले इसका सिंबल है मेरे पास P, तो इसका फॉर्मूला, कोई भी आपको फिजिक्स में फॉर्मूला जो मोमेंटम के साथ रिलेट कर रहा है उसको आपने लिख देना है। तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब मुझे इस फॉर्मूला को फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में तब तक लिखते जाना है, तब तक रिजॉल्व करते जाना है जब तक सारी की सारी क्वांटिटीज फंडामेंटल नहीं बन जाती। अब इसमें देखो, मास फंडामेंटल है, देन वेलोसिटी ये फंडामेंटल नहीं है, तो वेलोसिटी का कोई और फॉर्मूला ढूंढेंगे तो जो बेसिक हो और जिसमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हो। हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इसमें देखो, डिस्प्लेसमेंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम लेंथ से इंडिकेट करेंगे, और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास पहले ही फंडामेंटल हो गया था। तो इसका मतलब ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो हैं ये फंडामेंटल है। तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम मास के डायमेंशंस पुट करेंगे। विल सब्स्टिट्यूट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, दैट इज m,
कितनी बार है मास बचे न्यूमरेटर में? 1 टाइम। देन डिस्प्लेसमेंट, इट इज इंडिकेटेड एज लेंथ, सो विल राइट इट एज L रेज़ पावर 1 क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक ही बार आ रही है। देन इन डिनोमिनेटर वी रिप्रेजेंट टाइम एज T रेज़ पावर 1 बिकॉज टाइम इज कमिंग ओनली 1 टाइम। अब इसका जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया है आपके पास, दैट इज m1 L1 T-1। आई होप दिस फॉर्मूला इज नाउ क्लियर टू यू। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बड़े इजीली निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आ गया है तो इसलिए मैं आपको एक क्वांटिटी असाइन करता हूं जिसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला बना के मुझे कमेंट सेक्शन में वो फॉर्मूला लीव करेंगे। अब मुझे फोर्स का जो फॉर्मूला है डायमेंशनल फॉर्मूला वो निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। अब इसके बाद हम चलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस के ऊपर। अब एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता दूं। अभी तक हमने जो भी डायमेंशनल फॉर्मूले किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमने यूज़ किया है मास, लेंथ और टाइम। पर अगर मास, लेंथ और टाइम के अलावा हमें यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर दिखती है तो उसका डायमेंशनल सिंबल है K। लुमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल सिंबल है उसको हम इंडिकेट करेंगे विथ लेटर J। देन नंबर ऑफ मोल्स और यू कैन से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए जो डायमेंशनल सिंबल यूज होगा दैट इज MOLE, मोल। एंड आफ्टर दैट अगर हमें पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, सो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशनल सिंबल है उसको हम इंडिकेट करते हैं लेटर A से। अब जो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर चेक करेंगे कि जो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी का गिवन फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। क्लियरली लिसन टू द स्टेटमेंट, हम इसमें मैथमेटिकल करेक्टनेस की बात नहीं कर रहे। ये लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की कि ये मैथमेटिकल करेक्टनेस को नहीं बता पाता, बट हम इससे डायमेंशनल करेक्टनेस जरूर चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो है 2π√L/g। अब हम इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले हम लेफ्ट साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस दोनों को अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे। अगर तो दोनों साइड के डायमेंशंस सेम आ जाते हैं तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये डायमेंशनली करेक्ट है। सो नाउ लेट्स चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। अब हमारी जो लेफ्ट साइड है वो क्या है? वो है टाइम पीरियड T, और जो राइट साइड है दैट इज 2π√L/g। Here L depicts the length of pendulum and G is acceleration due to gravity। अब ये जो फॉर्मूला के अंदर ये 2π लिखा है ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब इसके कोई भी डायमेंशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे राइट साइड के अंदर। तो अब हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो लेफ्ट साइड के अंदर हमारा सिंबल है T और ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे टाइम पीरियड को। अब अगर टाइम के डायमेंशन हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें वो हमारे पास आ जाएंगे T⁻⁴ नाउ लुक एट द राइट साइड। नाउ योर राइट साइड कंपोज ऑफ दिस 2π√L/g। नाउ हियर दिस 2π इज डायमेंशनल कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि ये डायमेंशनलेस है। अब यहाँ पे L इंडिकेट कर रहा है लेंथ को और G इंडिकेट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। तो जो G के डायमेंशंस रहेंगे बचे वो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस रहेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट को हम सबसे पहले पावर में 1/2 लिख देते हैं। देन वी पुट द डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट इज L⁻⁴ अब हम एक्सेलरेशन के डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या आते हैं बच्चे? वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी को फिर से फंडामेंटल में स्प्लिट करने की कोशिश की तो d/टाइम। अब एक टाइम हमारे पास और है यहाँ पे, तो डायमेंशंस आ गए L1 T⁻⁻²। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं L1 T⁻⁻²। When we simplify this, अब देखो L⁻⁴ और नीचे वाला L1 अगर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा T⁻² ओनली। अब देखो पावर है हाफ, तो ऊपर के फॉर्मूला से जब हम नीचे आए T² में, अब T² का जब हम 1/2 करेंगे तो वी विल बी लेफ्ट विद ओनली T⁻⁴। अब हम चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड के डायमेंशन और राइट साइड के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। अब इसकी एक एग्जांपल और करके देखते हैं। अब हम इस फॉर्मूला को
जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे जो एस है वो इंडिकेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, यू इंडिकेट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, टी इंडिकेट कर रहा है टाइम को, एंड ए इंडिकेट कर रहा है एक्सेलरेशन को। अगेन ये जो हाफ है ये अगेन डायमेंशनलेस है बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, दिस इज डायमेंशनली कांस्टेंट और इट इज नो हैविंग नो डायमेंशंस। अब देखो जो हमने पिछली प्रॉब्लम सॉल्व की थी उसमें जो हमारे पास फैक्टर्स इन्वॉल्व थे देवर इन प्रोडक्ट, पावर्स और मल्टीप्लाई। नाउ हियर वी आर हैविंग दिस एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन, सो हाउ टू डील विद दिस। अब इसको टैकल करने के लिए हमें डायमेंशन एनालिसिस देता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस है ये बोलता है कि अगर दो क्वांटिटीज आपस में ऐड हो रही हैं ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों के डायमेंशंस सेम है। इट सेज टू क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड ओनली और दे मे बी सब्ट्रैक्टेड बट इफ दे आर हैविंग ओनली सेम डायमेंशन। तो इसका मतलब है कि जो यूटी के डायमेंशंस हैं और हाफ एटी स्क्वायर के डायमेंशंस हैं सेम रहे होंगे। नाउ अब देखो अगर दो क्वांटिटीज सेम डायमेंशंस वाली ऐड होती हैं तो इनका रिजल्ट भी बचे वही आता है जो इन दोनों क्वांटिटीज के डायमेंशन है। कहने का मतलब अगर आप केजी में केजी ऐड करेंगे तो रिजल्ट में भी केजी निकलेगा, अगर मीटर में आप मीटर प्लस कर रहे हैं तो रिजल्ट में भी मीटर आता है। तो इसका मतलब जो यूटी के डायमेंशंस हैं और जो हाफ एटी स्क्वायर के डायमेंशंस हैं ये तो हमने बोल ही दिया कि तभी पॉसिबल है इनकी एडिशन अगर ये दोनों इक्वल है। बच्चे जो रिजल्ट निकलेगा इनको प्लस करके उसके डायमेंशंस भी यूटी और हाफ एटी स्क्वायर से रिजेंबल करेंगे। रिजेंबल क्या, इक्वल होंगे। क्लियर। तो इसका मतलब जो एस के डायमेंशंस हैं, यूटी के डायमेंशंस हैं और हाफ एटी स्क्वायर के डायमेंशंस ये तीनों सेम होंगे। ठीक है, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। अब सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस अपने पास होते हैं एल रेश पावर 1 और जो राइट साइड है अपने पास दैट इज यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब हाफ तो डायमेंशन लेस है, इसके कोई डायमेंशन नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी के डायमेंशंस एल टी माइनस 1, टाइम के डायमेंशंस टी 1 प्लस एक्सेलरेशन के डायमेंशंस एल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर के डायमेंशंस टी 2। फर्दर आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट हमें क्या मिला, ये आगे वाली टर्म को जब सॉल्व किया बेटा तो वी गॉट द डायमेंशंस L1। अब जब पीछे वाली टर्म को सॉल्व कर रहे हैं तब भी डायमेंशंस मिल रहे हैं L1। अब L1 में अगर L1 मतलब मीटर में अगर मीटर ऐड हो रहा है तो रिजल्ट में भी हमें मीटर ही मिलेगा, दैट मीन्स रिजल्ट इज ऑल्सो हैविंग डायमेंशंस L1। तो यहां से हमने क्या देखा कि डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड आर गेटिंग इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम अगर कुछ भी लगे, कुछ कंफ्यूजन है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑन योर कमेंट। अब चलिए अब अपनी इसकी सेकंड एप्लीकेशन सीखते हैं दैट इज हाउ टू डराइव अ फॉर्मूला फॉर अ फंडामेंटल क्वांटिटी यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमें कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे हमें बोला गया होगा कि जो टाइम पीरियड है ऑफ सिंपल पेंडुलम वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। अब कैसे डिपेंड कर रहा है वो मुझे नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ की पावर ए के प्रोपोर्शनल है एंड जो टाइम पीरियड है वो जी की पावर बी के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम इसको कंबाइन करते हैं so we get d is proportional to L raised power a and g raised power b. When you remove the proportionality symbol, so we are having proportionality constant k, L raised power a, g raised power b. Now this k is constant, so it will not be having any dimensions. Now time is having dimensions of t1 and length is having dimensions. Now here acceleration is having dimensions lt raised power minus 2 b. अब यहाँ पे देखो
लेंथ के डायमेंशंस राइट साइड पे हैं बट लेफ्ट पे नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ L0T1। अब देखो जो जो डायमेंशंस राइट साइड पे आपको दिखेंगे, आपने लेफ्ट साइड पे जरूर उस टर्म को डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखना है, चाहे उसकी पावर 0 हो, बट यू शुड एटलीस्ट राइट, सो दैट जब हम दोनों साइड पे कंपेयर करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना आए। देखो इसमें L⁴ हो जाएगा, प्रोडक्ट में है L⁴B, हो जाएगा L⁴A+B। अब देखो t की पावर क्या हो जाएगी -2b। अब जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जो हमारे पास a+b आएगा वो 0 आएगा और -2b आएगा, बचे 1। सो b की वैल्यू क्या आएगी -1/2, और इस b की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 = 0, और यू कैन से a इज 1/2। अब हम ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी, इसको हम इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पे a एंड b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट a एंड b इन इक्वेशन 3। सो योर एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड बिकम्स k L⁴1/2 एंड g⁻⁻1/2, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t = k √L/√g, और यू कैन से t = k √L/g। एनी कंफ्यूजन इन दिस? कुछ इस तरह से, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम टैकल करेंगे। आई होप द मेथड इज क्लियर टू यू कि हम कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके हम एक फॉर्मूला को ऑब्टेन कर सकते हैं। डोंट वरी, अभी आप नए नए सीख रहे हो तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। एक बार ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर है ये डलने के बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी एक असाइनमेंट यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, फिर डायमेंशनल एनालिसिस आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा इसकी थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें हम यूनिट्स की कन्वर्जन सीखेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस। अब इस तरह की एप्लीकेशंस के अंदर हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जैसे हमें कन्वर्ट करना होगा 1 न्यूटन टू हाउ मच डाइन। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ये न्यूटन और डाइन किस क्वांटिटी के यूनिट है। ये यूनिट है फोर्स के, और यहाँ पे हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, इसको निकालने के लिए हम F को लिख सकते हैं m में, और मास के डायमेंशन होंगे m⁻1 एंड एक्सेलरेशन के डायमेंशन होंगे Lt-2। तो फोर्स के हमारे पास डायमेंशन आ गए m1 Lt-2। अब देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जब हम उसको मेजर करते हैं तो उसमें एक नंबर होता है n और साथ में एक यूनिट होता है u। अब यहाँ पे देखो जो न्यूटन है वो SI यूनिट है और जो डाइन है वो CGS यूनिट है, तो हम इसको लिख देते हैं N1 U1 = N2 U2। अब यहाँ पे जो N1 की वैल्यू है वो है 1, और जो U1 है सिंस वो SI यूनिट है तो हम देखेंगे कि डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इसमें कौन कौन सी टर्म्स आएंगी। सो मास के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें सबसे पहले आएगा kg, इसकी पावर 1, देन लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग मीटर⁻1, देन टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड और इसकी पावर -2। अब दूसरी साइड पे बेटा N2, और जो यूनिट है दैट इज CGS। तो जहाँ पे हमने किलोग्राम लिखा है उसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा ग्राम्स, और मीटर की जगह यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर्स, और सेकेंड इनवर्स की जगह पे सेकेंड की ही आएगा, क्योंकि CGS में टाइम सेकेंड्स में ही होता है। अब क्योंकि हमें SI सिस्टम को CGS में कन्वर्ट करना है तो हम kg को सबसे पहले ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बी 1000 ग्राम्स। तो इसकी पावर 1। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर⁻1 एंड सेकेंड में ही होता है। देन N2 विल रिमेन सेम। अब जो N2 के साथ क्वांटिटी है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, g⁻1 सेंटीमीटर⁻1 एंड सेकेंड⁻²। अब फर्दर इसकी अगर हम सिंप्लीफिकेशन करें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, नाउ इट विल बिकम 1000 इंटू g की पावर 1, देन 100 इंटू सेंटीमीटर की पावर 1, देन सेकेंड की पावर -2। अब डिनोमिनेटर में टर्म एज सच रहेगी, g⁻1 सेंटीमीटर⁻1 एंड सेकेंड⁻²।
अब देखो कैंसिलिंग जहाँ जहाँ हो रही है हम कैंसिलिंग भी कर रहे हैं, एंड नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विथ 10⁵ सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर N2। अब N2 की वैल्यू यहाँ पे 10⁵ आ गई है, तो हमारे 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन्स होते हैं। सो दिस इज आर कन्वर्जन विच वी हैव डन विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ डायमेंशंस। ऐसे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस असाइनमेंट में और भी लाएंगे आपके लिए, ताकि आपकी अच्छी कमांड बने डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब चलते हैं बेटे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है, ये जितने भी हमारे पास डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स आते हैं उनकी वैल्यूज को बताने में हेल्पफुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने फॉर्मूला लिखा था ना, अभी अभी हमने एक फॉर्मूला डराइव किया था, दैट इज T इज इक्वल्स टू K√L/G। अब ये नहीं बताएगा कि इस K की वैल्यू कितनी है, बट इन रियलिटी वी नो दिस K इज इक्वल्स टू 2π। अब ये K की वैल्यू 2π है, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं पता कर सकते, तो ये इसकी सबसे पहली लिमिटेशन है। अब दूसरी चीज, जब भी हमें डायमेंशंस मिलेंगी MLT की फॉर्म में, अगर हमारे पास कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है जिसमें मोर देन 3 वेरिएबल्स आर देयर, जैसे L, G, S, ऐसे कोई 3 अलग अलग वेरिएबल्स आ जाते हैं जिनकी फर्दर हम डायमेंशनल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके A, B, C, D कुछ भी ऐसा निकालते हैं, तो क्या होता है कि ऐसी कैलकुलेशंस जो हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस या 4 लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी विद डिफरेंट वेरिएबल्स, सो विच बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व। दिस इज वन ऑफ द another limitation of the dimensional analysis। अब दूसरी चीज, यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आ जाता है या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला आ जाता है जिसमें हम कह दें कि e⁻x की फॉर्म में या log⁻ समथिंग a है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, कुछ भी है, अगर किसी टर्म का log है, तो ये उन टर्म्स की जो फॉर्मूले है उसको डिराइव करने में हेल्पफुल नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए, जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है u+at, अब जिसमें राइट या लेफ्ट साइड पे एक से ज्यादा टर्म्स आ जाएं विद एडिशन सब्ट्रैक्शन, हम ऐसी इक्वेशंस को भी डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से नहीं डिराइव कर सकते। अब नेक्स्ट चीज ये है कि हमारे पास अगर एक रिलेशन डायमेंशनली ट्रू है बट वो मैथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं, वो हमें नहीं पता। अब जैसे यहाँ पे k की वैल्यू 2π है, अगर मैं इसको 4π भी कंसीडर कर लूँ, तो मुझे इस फॉर्मूला से नहीं पता लगने वाला, मुझे इस मेथड से नहीं पता लगने वाला कि 4π करेक्ट है या 2π करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी इसका एक और लिमिटेशन है। सो आज के लिए बस इतना ही, हम अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा समझाया हुआ टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेरी को रेज कर सकते हैं। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।